सो वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 16 की शुरुआत करेंगे। टीआरएस पार्टी जो एक्स्टैब्लिश हुई थी वहां से तो शुरू करते हैं। तो किन हालत में ऑनरेबल केसीआर साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को बनाया था, और 2004 के इलेक्शन से पहले क्या क्या हालात तेलंगाना में, और उस वक्त यूनाइटेड क्या बोलते हैं, चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट थी टीडीपी। तो क्या क्या हालात पेश आए, उन सब चीज़ों पे आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीआरएस पार्टी, चैप्टर नंबर 16। ओके, तेलुगु एकेडमी। तो किस तरीके से टीआरएस पार्टी कैसे बनाई गई थी। ओके, तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि 27 अप्रैल का वो दिन था 2001। केसीआर साहब ने तेलंगाना राष्ट्र समिति को बनाया था, यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को कैसे इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पर? जलदृश्य में। जलदृश्य क्या है? हाँ, इससे पहले के चैप्टर्स में भी हम डिस्कस कर चुके। ये जलदृश्य कोंडा लक्ष्मण बापू जी का घर है, उनके घर का नाम है। ओके, तो हैदराबाद में क्या है सो जलदृश्य में 27 अप्रैल 2001 को केसीआर, ऑनरेबल केसीआर साहब ने श्री कल्वाकुंटा चंद्रशेखर राव साहब ने कोंडा लक्ष्मण बापू जी साहब के रेसिडेंस में, ये फॉर्मर मिनिस्टर थे कोंडा लक्ष्मण बापू जी। तो हैदराबाद में क्या है सो एक ही मकसद के साथ। वो मकसद क्या था? तेलंगाना राष्ट्र समिति को बनाने का, अलहदा तेलंगाना रियासत को हासिल करना, सिर्फ एक ही मकसद के साथ। तो प्रोफेसर जयशंकर जो जब जिस वक्त तेलंगाना राष्ट्र समिति को बनाया गया था, प्रोफेसर जयशंकर साहब ने अपनी इंटेलेक्चुअल सपोर्ट, यानी दानिश्वर जिसको कहते हैं, ओके, दानिश्वर अंदाज में कैसे उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति को, क्या जनाब कल्वाकुंटा चंद्रशेखर राव साहब को कैसे उन्होंने सपोर्ट किया था। तो उस वक्त तेलंगाना के लोगों के अंदर जो भी डिससेटिस्फेक्शन था, यानी नाराजगी थी, और उसी तरीके से लोगों के अंदर जो गुस्सा था, ओके, तो क्योंकि अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर या तेलंगाना से जो भी नाइंसाफियां हो रही थी उसको लेकर, तो जो भी कमियां थी, जो भी खामियां थी, ये टीआरएस पार्टी ने उस खामी को दूर किया और अलहदा तेलंगाना रियासत में लोगों को एक्टिवेट किया, फिर से एक बार उजागर किया, और उनको अलहदा तेलंगाना रियासत पाने में टीआरएस पार्टी ने एक ही मकसद के साथ कैसो अपना काम आगे बढ़ाया। तो उसी तरीके से टीआरएस पार्टी सक्सेसफुली इनकल ये अलहदा तेलंगाना रियासत की जरूरत और एक सियासी जरूरियत को कैसो इलेक्शन के थ्रू कैसो ये प्रोसेस को लेकर जाएंगे, इस मकसद के साथ कैसो टीआरएस पार्टी उस वक्त बनाई गई थी। तो टीआरएस पार्टी ने एक अहम रोल अदा किया था, और जमहूरी तरीकों के साथ अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने में टीआरएस पार्टी ने कामयाबी हासिल की, बिना एक खून का खतरा बहाए हुए। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया, जो विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ द ब्लड, उस अंदाज में जब डेमोक्रेटिक मेथड से, यानी जमहूरी अंदाज में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने के लिए लोगों को आगे लेके जाने के इस मकसद के तहत तेलंगाना राष्ट्र समिति ने काम किया और जमहूरी अंदाज में काम किया था, और अहम रोल अदा किया था अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने की जद्दोजहद में, या तेलंगाना रियासत पाने में कामयाबी तेलंगाना राष्ट्र समिति हुई थी। तो किन हालत में तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई गई थी, उन चीजों को देख लेते हैं। कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव, जिन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति को बनाया था, एक्चुअली ये पहले कांग्रेस पार्टी में थे और एक कांग्रेस के यूथ लीडर थे। जिस वक्त 1983 में, आपको मालूम है, मार्च 29 1982, तेलुगु देशम पार्टी उस वक्त जनाब एनटीआर साहब ने बनाई थी, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी बने थे। तो 1983 में जब इन्होंने केसीआर साहब ने तेलुगु देशम पार्टी को ज्वाइन किया था, उसके बाद 1985, 1989, 1994, 1999 सिद्दीपेट की जो असेंबली हलका है वहां से ये एमएलए चुनकर आए थे। उसके बाद बीच में इन्होंने 1996 से पहले 1995 के टाइम पे इन्होंने ड्रॉट मिनिस्टर के तौर पे भी काम किया। उससे पहले एनडीए साहब की गवर्नमेंट में इन्होंने ड्रॉट मिनिस्टर के तौर पे भी, यानी सूखे को का जो भी जिम्मेदारियां रहते हैं उस मिनिस्ट्री को क्या है सो अहदा इन्होंने संभाला था। उसके बाद
1996 से लेके 1999 तक इन्होंने चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के हैसियत से काम किया। बाद में 1999 के इलेक्शंस आए। इलेक्शंस आने के बाद टीडीपी को फिर से एक बार जीत मिली। कांग्रेस पार्टी उस वक्त असेंबली के इलेक्शंस में इंतखाबात में हार चुकी थी। टीडीपी की फिर से गवर्नमेंट आई, चंद्रबाबू नायडू फिर से सीएम बने। तो उस वक्त चंद्रशेखर राव साहब को डिप्टी स्पीकर बनाया गया था, डिप्टी स्पीकर मुत्तहदा आंध्र प्रदेश असेंबली का। तो उसी वक्त की बात है, कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक डॉक्यूमेंट चंद्रबाबू नायडू ने रिलीज किया था। उस डॉक्यूमेंट का नाम था विजन 2020। इस विजन 2020 से क्या ऐसा केसीआर साहब इत्तेफाक नहीं रखते थे, डिसएग्री थे, खुश नहीं थे, नाराज थे। उसकी वजह ये थी कि इन्होंने केसीआर साहब ने जो कहा था कि जो चंद्रबाबू नायडू ने जो विजन 2020 नाम के जो डॉक्यूमेंट को रिलीज किया, उसमें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज के ताल्लुक से उस डॉक्यूमेंट के अंदर, उस विजन के अंदर कुछ भी नहीं, यानी उस आगे विजन 2020 का जो भी मकसद को लेकर जिन चीजों के ऊपर भी सरकार काम करेंगी, इससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज का कुछ भी भला होने वाला नहीं है। और उसके अंदर, उसी डॉक्यूमेंट के अंदर क्या ये भी सवाल किया गया था कि तेलंगाना के डेवलपमेंट के लिए कुछ खुसूसी इकदाम उसके अंदर नहीं किए गए थे। तो इस तरीके से चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट को अपोज करते हुए, खिलाफ करते हुए, इन्होंने उसी वक्त हालात ये हुए थे, चंद्रबाबू नायडू साहब ने इलेक्ट्रिक के चार्जेस, यानी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस कैसो, जो इलेक्ट्रिक के बिल्स होते हैं उसके चार्जेस कैसो बढ़ाए थे, रेट्स को बढ़ा दिया गया था। क्योंकि पहले से तेलंगाना के अंदर, तेलंगाना खित्ते के अंदर लोग माशी हालत से परेशान है, उनका इकोनॉमिक कंडीशन, उनके माशी हालत सही नहीं है। तो इस हालत के चलते चंद्रबाबू नायडू जो सरकार थी उस वक्त, उन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ाए थे 2000 में, तो उससे भी कैसे उस केसीआर साहब चार्जेस को बढ़ाना, उससे भी इत्तेफाक नहीं रखते थे। तो क्योंकि गरीबों के ऊपर एक फिर से एक बोझ था, वो एक जायद बोझ की तरह कैसे वो हो गया था गरीबों के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर। तो केसीआर साहब ने चंद्रबाबू नायडू को एक ओपन लेटर लिखा था उस वक्त, जिस अंदाज में इलेक्ट्रिक के चार्जेस बढ़ाए गए थे, क्योंकि एक डिप्टी स्पीकर के ओहदे पे ये फायज थे खुद चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट में, और उन्हीं के गवर्नमेंट के डिप्टी स्पीकर उन्हीं के खिलाफ एक लेटर लिखना है। उस वक्त एक काफी सियासी एक हम क्या कह सकते हैं, हम एक सियासी सरगर्मियां कैसो उस वक्त रियासत में, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश रियासत में उस वक्त हुई थी। तो जो कुछ भी केसीआर साहब ने उस लेटर में चंद्रबाबू नायडू साहब को जो लिखा था, उस लेटर को कैसो काफी न्यूज़पेपर्स ने कैसो शाये किया गया था, क्योंकि उसमें तकरीबन जो भी गरीब आवाम की जो भी मसाइल थे, और खासतौर से इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस को उस वक्त बढ़ाया जाना, उन सब चीज़ों को लेकर जो लेटर लिखा गया था, उन सबको तकरीबन तमाम न्यूज़पेपर्स ने उसको शाये किया था। तो इन हालात में जो लोग थे, वो लोगों को समझ में आ गया था कि अब तेलंगाना के मसाइल को लेकर केसीआर साहब सवालिया निशान सरकार के ऊपर तान रहे हैं, एक सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। और लोगों को ये समझ में आ गया था कि वे तेलंगाना के अलहदा तेलंगाना रियासत के रास्ते पर केसीआर साहब ने चलना कैसे शुरू कर दिया है। उस मुहिम को शुरू चलाने की कैसे इन्होंने ठान ली है, ऐसा लोगों को समझ में आना शुरू हो गया था। तो लोग क्या है सो उस वक्त केसीआर साहब से मिलना शुरू हुए, काफी तादाद में जो तेलंगाना को चाहने वाले या अलहदा तेलंगाना रियासत की तमन्ना रखने वाले जो लोग थे, वो तेलंगाना केसीआर साहब से मिलना इन्होंने शुरू कर दिया, अपने तबादले ख्याल करना शुरू कर दिया, डिस्कस करना शुरू कर दिया। उसी हालात में एक और आदमी थे जिनका नाम था संतापुरी रघुवीर राव। ये संतापुरी रघुवीर राव, ये वो आदमी है जिन्होंने 1969 का जो तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना रियासत की जो जद्दोजहद, जो मुहिम चली थी, उस मुहिम को 1969 के जो मूवमेंट को स्टार्ट करने वाले, उस जद्दोजहद को शुरू करने वालों के में लोगों में से एक आदमी थे ये भी। तो इन्होंने भी केसीआर साहब से मुलाकात की, सितंबर 2000 की बात है। केसीआर साहब से क्या सो संतापुरी रघुवीरा राव ने मुलाकात की, और उनको क्या सो एक दावत दी, इनविटेशन दिया कि आप फिर से एक बार अलहदा तेलंगाना रियासत की जद्दोजहद को, मूवमेंट को क्या सो शुरू करें, ऐसा उन्होंने उनसे कहा था, दावत दी थी। उसी वक्त, ये सितंबर की बात थी। अक्टूबर 2000 की बात है। प्रोफेसर जयशंकर ने क्या है सो केसीआर साहब से मुलाकात की, क्योंकि जिस अंदाज में केसीआर साहब चल रहे थे, लोगों को समझ में आ गया था
कि अब चंद्रबाबू नायडू सरकार के ऊपर, ये तेलंगाना के मसाइल के ऊपर, ये अलहदा तेलंगाना रियासत के रास्ते पर ये चल चुके हैं। काफी लोग उनसे मिल रहे थे। जैसा अभी हमने देखा, संतापुरी रघुवीरा राव ने मुलाकात की। उसी तरीके से अक्टूबर 2000 में जयशंकर साहब ने केसीआर साहब से मुलाकात की, तबादले ख्याल किया। और जिस वक्त जिस जिस अंदाज में केसीआर साहब उस वक्त तेलंगाना के मसाइल को लेकर बात कर रहे थे, या जिस जो जो उनके अंदर एक जोश देखा जा रहा था, और तेलंगाना के मसाइल को लेकर उनके अंदर एक संजीदगी, और लोगों की तकलीफ को लेकर उनके अंदर जो अ, परेशानी के हालात जो उनके अंदर देखे जा रहे थे, उन चीजों को देखते हुए केसीआर साहब, प्रोफेसर जयशंकर जब केसीआर साहब से मिले, तो उन्होंने एक लफ्ज कहा था, उसको इंग्लिश में इस किताब में लिखा गया कि आई हैव वर्क विथ मेनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई हैव वर्क विथ मेनी लीडर्स। मैंने कई सियासी लीडरों के साथ काम किया तेलंगाना के लिए, बट आफ्टर स्पीकिंग टू यू, जब मैंने आपसे बात की, तो आई बिलीव दैट, कि मुझे अब यकीन है, द तेलंगाना स्टेट विल फॉर्म इन योर लीडरशिप, अलहदा तेलंगाना रियासत आपकी सदारत में, अलहदा तेलंगाना रियासत का ख्वाब पूरा होगा, अलहदा तेलंगाना रियासत फॉर्म होगी। ये एक तारीखी अल्फाज थे। जब जयशंकर साहब केसीआर साहब से जब मुलाकात की थी, तो उन्होंने ये बात कही थी। अक्टूबर 2000 की ये बात है, अक्टूबर 2000। ओके, ठीक। तो काफी इंटेलेक्चुअल्स यानी दानिश्वर लोगों ने केसीआर साहब से मुलाकात की। एडवोकेट्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस, और कई लोगों ने क्या केसीआर साहब से मुलाकात की। और केसीआर साहब के अंदर केसीआर साहब से जब मिले, तो लोगों को यकीन हो गया था, और लोगों का यकीन बढ़ा कि केसीआर साहब की सदारत में अलहदा तेलंगाना रियासत को पाने का ख्वाब, लोगों की जो तमन्ना है वो पूरी हो सकती। तो जब इन हालात जब सामने आए, जो भी हालात उस वक्त तेलंगाना में थे 2000 में, तो केसीआर साहब को ये लग चुका था कि जो भी मसाइल का हल है, उस मसाइल का अगर हल करना है, तो एक सियासी पार्टी को बनाना, एक पॉलिटिकल पार्टी को बनाना है, इसका एक वाहिद हल हो सकता। ओके, ये सोचकर उन्होंने तैयारी शुरू कर दी थी अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए, एक सियासी पार्टी यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को कायम करने की उन्होंने वो रास्ते पर ये चल चुके थे। और जब इन्होंने ये ठान ली थी कि एक सियासी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, तो इंटेलिजेंस के थ्रू चंद्रबाबू नायडू को मालूम हो, तो चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर साहब को मुस्का लगाने की कोशिश की, थोड़ा फुसलाने की कोशिश की है कि, क्योंकि अक्सर यही होता है, जो भी तेलंगाना के मसाइल के ऊपर जो भी तेलंगाना का लीडर या पॉलिटिशियन बात करता, तो उसको कोई मिनिस्ट्री ओहदा दे दिया जाता, फिर उसको खामोश बिठा दिया जाता। और उसी अंदाज में चंद्रबाबू नायडू भी काम करना शुरू कर दिए थे। इन्होंने मिनिस्टर पोस्ट केसीआर साहब को ऑफर किया 2000 में कि आप पॉलिटिकल पार्टी मत बने, क्योंकि इंटेलिजेंस के थ्रू चंद्रबाबू नायडू को ये सब इत्तला मिल चुकी थी। तो केसीआर साहब ने कहा कि मुझे आपकी मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। ओके, क्यों? क्योंकि मैं अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम पर चल चुका हूँ, और मैंने ठान ली है, और आगे हम तेलंगाना रियासत को पाकर रहेंगे, और उसकी जद्दोजहद करना हम शुरू कर देंगे। और कैसे चंद्रबाबू नायडू की बातों में केसीआर साहब नहीं आए, और आगे जो भी हालात पेश हुए, उसी हालात में उसी जिमन में उसी वक्त तेलंगाना या पूरे मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में एक जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था। एक्चुअली होता यह था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत के खासतौर से इलेक्शन से उस वक्त सरकार नहीं कराती थी, स्पेशल ऑफिसर्स को रखा के काम चलाया करती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि इमीडिएटली पंचायत इलेक्शंस करा दिए जाने चाहिए। ओके, ऐसा हुक्म वहां पे दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में 73 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इन टाइम इलेक्शंस होने चाहिए। तो किसी न किसी गुंजाइश का बहाना लेकर सरकार हमेशा पंचायत इलेक्शंस को टाला करती थी। अब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया कि किसी भी हालत में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया सरकार को, चंद्रबाबू नायडू की सरकार को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि आप पंचायत के इलेक्शंस कराएं। तो ये जो हालात पेश आए, केसीआर साहब को रखा समझ में आया कि ये गुड टाइम, यानी ये सही वक्त है कि अब एक सियासी पार्टी अलहदा तेलंगाना रियासत, क्योंकि इलेक्शंस है, लोकल इलेक्शंस है, लोकल बॉडी के इलेक्शंस है, पंचायत के इलेक्शंस होंगे, या जेडपीटीसी है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शंस होंगे। तो एक सही वक्त है कि हम इस वक्त के ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को बना दिया जाना चाहिए अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए। तो इमीडिएटली उन्होंने जो काम किया वो ये था कि डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर ये फाइज थे, तो वो उस पोस्ट को इन्होंने रिजाइन कर दिया। एमएलए सिद्दीपेट की एमएलए की कुर्सी यानी एमएलए की हैसियत से इन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी की मेंबरशिप से इन्होंने
रेजिग्नेशन दे दिया। और उसी वक्त 27 अप्रैल 2001 को जलदृश्य यानी होंडा लक्ष्मण बापूजी के घर में बैठकर इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन किया था, या एस्टैब्लिश की थी, या फॉर्म किया था, या बनाया था। उसी पार्टी का नाम था तेलंगाना राष्ट्र समिति। ओके। और तेलंगाना राष्ट्र समिति जिस वक्त बनी थी, उसका यहाँ पे जो लफ्ज लिखेगा यूनिक एजेंडा, यानी एक ही एजेंडा था। क्या था वो? एक ही मकसद था इस पार्टी को बनाना, अलहदा तेलंगाना रियासत को हासिल करना। उसी वक्त केसीआर साहब ने जो पार्टी बनाने के बाद जो पार्टी का जो झंडा होता वो पिंक कलर इन्होंने चुना था। और वो भी पिंक कलर भी कैसा? पूरे तेलंगाना की 10 अजलाओं का उसके ऊपर कैसा मैप था। ओके। तो इस फ्लैग को लेकर पार्टी का फ्लैग मुनाकिद किया गया था, सॉरी चुना गया था। तो काफी एक अच्छी कामयाबी केसीआर साहब को मिली थी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनने के बाद। 9 ही दिन हुए थे, अप्रैल 27 को बनी थी, तो वहां से 9 दिन आप लगा लीजिए। 19 लाख लोगों ने उस पार्टी में मेंबरशिप ली, काफी एक कामयाबी की बात थी। तो उसी वक्त केसीआर साहब ने एक सोचा था कि एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया जाना चाहिए, और डेट उन्होंने फिक्स की थी, वो थी 27 मई 2001। और जगह जो चुनी थी वो थी करीमनगर। और क्योंकि पब्लिक मीटिंग थी तो उसका नाम रखा गया था सिम्हा गर्जना, यानी शेर की दहाड़। जाहिर बात है, कोई भी चीज अगर शेर की दहाड़ का मतलब अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए अब हम बहरहाल एक अच्छा सिग्नल था, और सरकार के लिए एक धमकी भी थी। तो 27 मई 2001 को ये प्रोग्राम होने वाला था, और इसकी तैयारियां केसीआर साहब शुरू कर चुके थे। जलदृश्य में अपने पार्टी के वर्कर्स को, क्योंकि वो पार्टी ऑफिस था तेलंगाना राष्ट्र समिति का, उस वक्त पार्टी ऑफिस हुआ करता था। खैर अब तो बंजारा इस पे एक के बी आर पार्क के पास जो भी एक अलहदा टीआरएस पार्टी का अपना एक ऑफिस है। तो उस वक्त जलदृश्य अशोक नगर का जो इलाका है, वहां पे पार्टी ऑफिस, वहां पर बैठ के क्या है सो अपने पार्टी वर्कर्स के साथ ये केसीआर साहब डिस्कस कर रहे थे। और ये तय पाया गया था कि करीमनगर में वो प्रोग्राम होगा, और कि किस नाम से होगा? सिम्हा गर्जना के नाम से होगा। तारीख क्या होगी? मई 17 2001। जिस वक्त ये पार्टी ये पब्लिक मीटिंग की तैयारी केसीआर साहब कर रहे थे सिम्हा गर्जना की, तो उस वक्त केसीआर साहब ने कहा था कि ये पार्टी ये पब्लिक मीटिंग को सक्सेस अगर के करने में हम पूरी अपनी कोशिश करनी चाहिए। पूरे पार्टी के वर्कर्स को इन्होंने हिदायत दी थी। और एक बात उन्होंने कही थी कि आई बिलीव, मुझे यकीन है कि गुड बिगनिंग इज हाफ सक्सेस, मतलब एक अच्छी शुरुआत आधी कामयाबी होती है। ऐसा लोगों के पार्टी वर्कर्स के अंदर इन्होंने हौसला बढ़ाया था। और उन्होंने कहा था कि हम नेक दिली से और साफ नियति से हम तेलंगाना के लिए काम कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है ये जो 27 अप्रैल को जो नई पार्टी का गठन हुआ, उसके बाद 20 दिन के वक्फे के अंदर ये 27 मई 2001 27 मई 2001, ओके, सिम्हा गर्जना जो करीमनगर में हो रहा था, तो काफी कम वक्त में पब्लिक मीटिंग भी हो रही थी। तो अगर ये मीटिंग सक्सेस हो जाती है, ओके, तो हमारी आधी कामयाबी यहाँ से शुरू हो जाएंगे। ऐसा केसीआर साहब ने पार्टी वर्कर्स का वहां पर हौसला बढ़ाया था। तो जैसा कि सोचा गया था, लाखों की तादाद में कैसे इस सिम्हा गर्जना में कैसे लोग शामिल हुए। और केसीआर साहब के साथ प्रोफेसर जयशंकर, ये दोनों मिलकर के ऐसे उस वक्त करीमनगर की जो भी वहाँ पे पब्लिक मीटिंग का जो भी जहाँ पे पब्लिक मीटिंग हो रही थी, वहाँ पे दोनों मिलकर पहुंचे। और वहां पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से झारखंड के जो लीडर थे शिबू सोरेन, वो भी वहां पर आए थे। उन्होंने भी अलहदा तेलंगाना रियासत को कैसे सपोर्ट किया था। तो इस सिम्हा गर्जना में केसीआर साहब ने जब पब्लिक से मुखातिब किया, तो वहां पे कई तेलंगाना के जो गरीब आवाम के कई मसाइलों को इन्होंने उठाया था, और उन्होंने कहा था कि इन सब का अगर हल अगर हमें मिलना अगर इन सब का हल हमें चाहिए, तो वो एक ही हल है, वो है अलहदा तेलंगाना रियासत। खास तौर से इन्होंने जो वहाँ पे प्रॉब्लम्स यानी लोगों के जो मसाइल उठाए थे, वो थे वीवर्स प्रॉब्लम, यानी ये बुनाई करने वाले, कपड़ों की बुनाई या बुनाई करने वाले जो गरीब आवाम होती, ओके, क्योंकि वो उनके अंदर उनकी काफी माशी हालत खराब थी, इकोनॉमिक कंडीशन उनकी काफी खराब थी। तो उनके मसाइल पे केसीआर साहब ने बात की। तेलंगाना के अंदर सुसाइड्स बढ़ रहे थे, उनके माशी हालत खराब होने की वजह से लोग खर्च अदा नहीं कर पा रहे थे, लोग सुसाइड कर रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे। उसी तरीके से तेलंगाना में क्या जो प्राइवेट फैक्ट्रीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको बंद कर दिया जा रहा था। तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट यानी लोगों के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही थी। उसी उसी अंदाज में वहां पर उसी मीटिंग सीमा गर्जना के अंदर रिक्रूटमेंट यानी तकर्रुरात, सरकारी तकर्रुरात
सरकारी मुलाजिमतों को लेकर, तकर्रुरात को लेकर केसीआर साहब ने वहाँ पे अवाम से मुखातिब किया था, बात की थी इन मसाइल पर। और उस वक्त क्योंकि खासतौर से ये लंबाड़ी जो एक तबका था, वो लोग क्या है, सब अपने बच्चों को भेज दिया करते थे कुछ कुछ पैसों के लिए, क्योंकि वजह ये थी माशी हालत काफी खराब थी। तो जब भी बच्चे जन्म लेते तो कुछ औरतें क्या है, सब अपने बच्चों को पैसों के लिए भेज दिया करती थी, क्योंकि माशी हालत काफी यानी इकोनॉमिक कंडीशंस काफी खराब है। तो इन इन सब मसाइल पे कैसे केसीआर साहब ने उस सिम्हा गर्जना मीटिंग में मई 17, 2001 जो करीमनगर में मीटिंग जो हुई थी, मुनक्किद किया गया था पब्लिक मीटिंग, उसमें वहां पे इन सब बातों को, तेलंगाना की इन सब मसाइलों को क्या है सो अवाम के सामने केसीआर साहब ने रखा था। और यही कहा था कि अलहदा तेलंगाना रियासत ही इन सब मसाइल का हल है। और ही एक्सप्लेन दी गवर्नमेंट फेवर, क्योंकि वहां पे केसीआर साहब ने जो बात की थी कि सरकार जो भी फैसले करती है वो आंध्रा के हक में करती है और तेलंगाना के लोगों के खिलाफ करती है, यानी आंध्रा के इलाके के लिए जो भी फैसला करती है सरकार, वो उनके हक में होता है। और तेलंगाना के साथ क्या है सो, तेलंगाना के इलाके में जो भी फैसले करती है वो सौतेराना रवैया यानी नुकसान करने वाला फैसले सरकार करती है। इन सब बातों को प्रूफ के साथ केसीआर साहब ने उस पब्लिक मीटिंग में बात की थी। और उसी वक्त इन्होंने ये भी कहा था उसी मीटिंग में, क्योंकि उस वक्त रामागुंडम करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ करता था, तो उन्होंने कहा था कि केंद्र की सरकार के उस वक्त पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, यानी ये सरकारी जो गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्रीज रहती, उसमें से दो इंडस्ट्रीज के बारे में इन्होंने बात की थी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन, इसको केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया था, तो क्योंकि नुकसान में थी। उसी वक्त क्या था, चंद्रबाबू नायडू ने, क्योंकि ये तेलंगाना में थी, करीमनगर में थी, वो रामागुंडम उस वक्त करीमनगर में आया करता था, तो करीमनगर की फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन को कैसे केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया। लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट थी, चाहे तो कुछ कह सकती थी कि वो रामगुंडम की जो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन बंद होने की वजह से काफी लोगों की मुलाजिमतें चली गई थी, जो भी लोगों के जो आमदनी के जरिए थे वो खत्म हो गए थे। लेकिन उसी वक्त चंद्रबाबू नायडू ने आंध्रा में जो विशाखा जो स्टील था, ये भी सरकार की एक इंडस्ट्री थी, केंद्र की सरकार की यानी मरकजी सरकार की। तो इस इंडस्ट्री को जब क्लोज करने की सरकार ने, बंद करने की जब सरकार ने बात कही, तो चंद्रबाबू नायडू ने इस इंडस्ट्री को बंद होने से बचा लिया। यानी आंध्रा में कोई इंडस्ट्रीज अगर बंद हो रही है, जो चंद्रबाबू नायडू साहब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तेलंगाना में कोई इंडस्ट्रीज अगर बंद हो रही है तो सरकार चुप है, सीएम चुप है। इन सब बातों को उस पब्लिक मीटिंग में केसीआर साहब ने ये सौतेलाना रवैया, ये सौतेला रवैया जो कहते हैं, इन सब चीजों के ऊपर बात की थी केसीआर साहब ने। क्योंकि पहली पब्लिक मीटिंग थी, काफी सक्सेसफुल रही, काफी हजारों की लाखों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, क्योंकि काफी लोग उस मीटिंग में शामिल हुए थे। तो लोगों के अंदर और खासतौर से पार्टी के अंदर, खुद टीआरएस पार्टी के अंदर, केसीआर के अंदर एक नई उम्मीद जागी, इंतुजियाज्म जिसको कहे, एक उत्साह लोगों के अंदर देखा गया अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर। तो इस फर्स्ट मीटिंग की, उनकी पहली मीटिंग थी, सक्सेस हुई, तो उसी उम्मीद के साथ और जोश के साथ टीआरएस पार्टी और केसीआर साहब काम करने लगे। फिर उसके बाद पालामुर यानी महबूब नगर में 1 जून 2001 को पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की गई, क्योंकि पहली मीटिंग सक्सेस हुई थी तो वो जोश अभी भी कायम था। तो पहले 1 जून 2001, तो यहाँ पर भी पब्लिक मीटिंग पालामुर में यानी महबूब नगर में रखी गई थी, वो भी सक्सेस रही। 2 जून 2001, तो ये भी नलगोंडा में रखी गई थी, ये भी काफी सक्सेस रही। निजामाबाद में 4 जून 2001 यहाँ पे भी मीटिंग रखी गई थी, पब्लिक मीटिंग, ये भी सक्सेस रही। फिर निर्मल 5 जून 2001 यहाँ पर भी पब्लिक मीटिंग रखी गई थी, ये भी सक्सेस रही। फिर उसके बाद वरंगल 21 जून 2001 यहाँ पर भी मीटिंग रखी गई थी। क्यों ये सब मीटिंग सक्सेस होने की वजह क्या थी? करीमनगर की जो मई 17, 2001 वाली जो मीटिंग थी, वो सक्सेस होने की वजह से और लोगों के अंदर जोश पड़ा, खासतौर से पार्टी वर्कर्स के अंदर, टीआरएस पार्टी वर्कर्स के अंदर, केसीआर साहब के अंदर एक जो एक क्या बोलते हैं, जो एक अगर सही लफ्ज मैं इस्तेमाल करूं तो इंतुजियाज्म, ओके, काफी जोश के साथ कैसे इन्होंने काम किया था। तो इन सब जो पब्लिक मीटिंग्स हुई, काफी लोगों ने, हजारों की लाखों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर शिरकत की थी।
इन सब मीटिंग्स के अंदर केसीआर साहब ने जो बात की थी कि किस अंदाज से आंध्रा के लोग तेलंगाना में लूट रहे हैं, ओके, इन सब चीजों पे बात की थी। और इसका एक ही हल इन्होंने कहा था कि अलहदा तेलंगाना रियासत को हम बनाने में अपनी पूरी जद्दोजहद मुहिम को हम चलाना चाहिए, क्योंकि ये लूटमार, आंध्र की लूटमार जो तेलंगाना में हो रही है आंध्र के लीडर्स की, या जिस अंदाज में मुलाजिमतों के शोबे में, या जिस अंदाज में भी तेलंगाना को नुकसान हो रहा है, इसका एक ही वाहिद हल है कि अलहदा तेलंगाना रियासत को हम, मुहिम को हम जोरों से क्या है तो चलाना चाहिए, ओके। और उसी वक्त उन्होंने एक लफ्ज कहा था, और जो लफ्ज को यहाँ पे लिखा गया था, लिखा गया वही है, वो ये है कि अगर मैंने तेलंगाना की मुहिम में, जद्दोजहद में किसी किस्म का लोगों के साथ सियासी अंदाज में या किसी भी अंदाज में अगर धोखा दिया, तो लोगों से मैं कहता हूं, अगर मैंने धोखा दिया तो मुझे पत्थरों से मारकर मुझे खत्म कर दिया जाए। एक ये अल्फाज को मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ता हूँ, देखिए। ही आस्क्ड द पीपल, यानी केसीआर साहब ने लोगों से कहा, टू किल हिम, कि मुझे मार दिया जाए, बाय पेल्टिंग स्टोन एट हिम, मुझे पत्थरों से मारकर मुझे खत्म कर दिया जाए। अगर, यहाँ पे जो लफ्ज है, इफ आई हैव डिसीव्ड द मूवमेंट, क्यों, कि क्यों ये लफ्ज को कहा था कि 1969 में पॉलिटिकल पार्टीज ने अलहदा तेलंगाना रियासत के को एजेंडा बनाकर इलेक्शन में कॉन्टेस्ट किया था। बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और मुहिम को खत्म कर दी थी, धोखा दिया था, अवाम के साथ धोखा किया था। तो इन्होंने भी यही कहा, अगर मैं धोखा अगर मैंने दिया तो मुझे पत्थरों से मारकर खत्म कर दिया। यानी किसी साहब वहां पर ये नहीं कह रहे थे कि मुझे मतलब यहाँ पर ये था कि मैं साफ नियति से, मेरी ये नीयत साफ है, अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए ही मैं काम करूंगा, ऐसा वो कहना चाह रहे हैं। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, 2 महीने के अंदर ही, क्योंकि इलेक्शंस आए थे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी पंचायत राज के इलेक्शंस हुए थे, तो काफी बड़ी कामयाबी टीआरएस पार्टी को यहाँ पर हासिल हुई। और वो ये थी कि 1000 एमपीटीसी सीट्स, ओके, तो 1000 एमपीटीसी सीट्स, 87 जेडपीटीसी सीट्स, 84 एमपीपी सीट्स यानी मंडल परिषद प्रेसिडेंट सीट, और 2 चेयरमैन के करीमनगर और निजामाबाद के जेडपी चेयरमैन को कैबिनेट रैंक होता। ये इतनी 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी कामयाबी इलेक्शंस के अंदर टीआरएस पार्टी को उस वक्त हासिल हुई थी। तो एक काफी बड़ी कामयाबी थी टीआरएस पार्टी के लिए उस वक्त। तो इन दिस इलेक्शन, इस इलेक्शन में ये हुआ कि टीआरएस के गांव गांव में टीआरएस पार्टी क्या सो अपना झंडा गाड़ चुकी थी, लोगों तक, गांव गांव के यानी देहाती तबकात में भी अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर, टीआरएस पार्टी को लेकर लोगों के अंदर एक उम्मीद उम्मीद की किरण जागी थी, क्योंकि एक काफी शानदार कामयाबी थी। तो खासतौर से टीडीपी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी और लेफ्टिस्ट यानी सीपीआई और सीपीएम, इनके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा हो गया कि ये जो हालात, टीआरएस पार्टी को इतनी जबरदस्त कामयाबी, तो जाहिर बात है तो एक उनके अंदर भी कंफ्यूजन तो पैदा होगा। तो उसी वक्त सितंबर 22 सितंबर 2001 की बात है, क्योंकि असेंबली सिद्दीपेट की जो असेंबली की जो सीट थी, एमएलए की जो सीट थी, उसको भी केसीआर साहब ने रेजिग्नेशन दिया था, तो जाहिर बात है बाई इलेक्शंस होंगे, री इलेक्शंस वहां पर होंगे। तो बाई इलेक्शंस हुए, क्योंकि केसीआर साहब ने रिजाइन दिया था, तो बाई इलेक्शन में केसीआर साहब ने अब टीआरएस पार्टी के झंडे पर कॉन्टेस्ट किया था। जिस वक्त ये जीते थे उस वक्त तो खैर टीडीपी के एमएलए की हैसियत से थे। तो अब टीआरएस पार्टी के झंडे पे जब इन्होंने टिकट पर, क्योंकि खुद सदर भी थे टीआरएस के, तो टीआरएस पार्टी से इन्होंने अब कॉन्टेस्ट किया, तो केसीआर साहब को यहाँ पर बाई इलेक्शन में 22 सितंबर 2001 को शानदार जीत मिली। मेजॉरिटी, जिन जिन वोटों की मेजॉरिटी से इन्होंने जीता था, वो 58,712 वोटों से, यानी 58,712 वोटों से कैसे उन्होंने जीत हासिल की थी। और जीत किसके ऊपर हासिल की थी इन्होंने? के श्रीनिवास रेड्डी, ये टीडीपी से इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था, किसके खिलाफ? केसीआर साहब के खिलाफ इन्होंने कॉन्टेस्ट किया था उस वक्त। तो काफी शानदार जीत इनको मिली, 58,000 यानी 712, तकरीबन 59,000 की मेजॉरिटी से ये जीते थे। अब एक बेहतरीन सुनहरा एक मौका था, एक वो असेंबली में अब एज ए टीआरएस पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति की तरफ से एक एमएलए की हैसियत से अब केसीआर साहब कदम रखने वाले थे असेंबली के अंदर, क्योंकि वो असेंबली, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की वो असेंबली, जहां पर जिस वक्त टीडीपी गवर्नमेंट रूल कर रही थी, उस वक्त स्पीकर हुआ करते थे जिनका नाम था यनुमला रामाकृष्ण। हाल ही में ये फाइनेंस मिनिस्टर भी बने अलग, एपी अलग होने के बाद।
2014 की बात है जब फर्स्ट टीडीपी गवर्नमेंट आई थी। तो ये जब स्पीकर थे तो इन्होंने एक ये कहा था कि तेलंगाना के लफ्ज को भी इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में जहां पे तेलंगाना के लफ्ज को भी इस्तेमाल करने पर बैन लगा दिया गया था, उन हालात में टीआरएस के झंडे पर केसीआर साहब एक एमएलए, सिद्दीपेट से एमएलए की सीट जीतकर 58,000 की मेजोरिटी से जीतकर एपी की असेंबली में, मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की एपी की असेंबली में इन्होंने एज ए टीआरएस पार्टी की एमएलए की हैसियत से इन्होंने कदम रखा था। तो जाहिर बात है अब वही स्पीकर जिन्होंने तेलंगाना के लफ्ज को बैन किया था, अब जब केसीआर साहब को जब क्योंकि स्पीकर पार्टी के नाम से भी कैसे नया नाम जब लेगा तो पार्टी का नाम भी लेगा, अब उनको खुद को तेलंगाना राष्ट्र समिति के एमएलए बुलाना पड़ेगा, जाहिर बात है। जिस स्पीकर ने तेलंगाना के लफ्ज को बैन किया था, ये मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली में, उसी स्पीकर को जब क्योंकि स्पीकर ही वोट दिलाता है एमएलए को, तो पार्टी का नाम भी तो लेगा ना, तो तेलंगाना का नाम उनको खुद देना पड़ा। बहरहाल यहाँ पे देख सकते हैं, टू द असेंबली इन विच स्पीकर गेव ए रूलिंग नॉट टू अटर द वर्ड तेलंगाना। तेलंगाना का लफ्ज भी आप असेंबली में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इन हालात में केसीआर वाज री इलेक्टेड बाय फॉर्मिंग तेलंगाना राष्ट्र समिति। ओके, सो ये काफी एक अच्छा इवेंट था, एक काफी एक अच्छा मौका था। काफी एक अच्छे हालात असेंबली में उस वक्त नुमाया हुए थे। तो ये जीत से कैसे काफी इंकरेजमेंट मिला, काफी हौसला बढ़ा केसीआर साहब का। और केसीआर साहब ने अब ये सोचा कि हम दिगर डिस्ट्रिक्ट्स में भी, दिगर अजलाओं में भी कैसे हम और भी मीटिंगें मुनाकिद करेंगे। तो उसी का एक हिस्सा था कि प्रजा गर्जना के नाम से 17 नवंबर 2001 को खम्मम में इन्होंने एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनाकिद किया था। तो ये पब्लिक मीटिंग भी काफी सक्सेसफुल रही। तेलंगाना की आइडियोलॉजी यानी तेलंगाना को लेकर लोग खम्मम के खास तौर से अवाम के अंदर, लोगों के दिलों में कैसो वो ये बात को कैसो क्या बोलते हैं, पहुंचाने की केसीआर साहब ने कोशिश की और उसमें कामयाब भी रहे। अब खम्मम के लोगों के अंदर भी तेलंगाना के लिए आइडियोलॉजी ओके पहुंच चुकी थी, क्योंकि 17 नवंबर 2001 की मीटिंग काफी सक्सेसफुल रही। तो काफी एक टीआरएस पार्टी को काफी अच्छी कामयाबी मिली। उसके बाद टीआरएस ने शंखा रावा यानी शंख बजाना यानी युद्ध का ऐलान करना, हालांकि वो युद्ध से मतलब वो युद्ध नहीं, यानी एक जंग, ऐलान जंग। ओके, तो शंखा रावम या शंखा रावा के नाम से विकाराबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में मार्च 27 2002 को फिर से एक पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनाकिद किया था। असल में मसला ये था, ये विकाराबाद की पब्लिक मीटिंग को मुनाकिद करने का ये हुआ, ये था कि उस वक्त जो, जैसा कि मैंने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी जेडपीटीसी के इलेक्शन जब हुए तो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक ही जेडपीटीसी जीत कर आया था। क्योंकि वहाँ पे आंध्रा की मीडिया और आंध्रा के जो पॉलिटिशियन थे उनको तो मौका चाहिए था तेलंगाना के खिलाफ बोलने का। तो उन्होंने ये जवाब दिया कि रंगारेड्डी और हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर, खास तौर से रंगारेड्डी के अंदर एक भी यानी अलहदा तेलंगाना रियासत को लोग नहीं चाह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। गलत अफवाह फैला रखी थी। इलेक्शन में हार गए एक ही जेडपीटीसी सीट, इलेक्शन में आने का मतलब क्या लोग तेलंगाना नहीं चाह रहे, ऐसा मतलब थोड़ी होता। नहीं तो बहरहाल, तो मार्च 27 2002 की बात थी। विकाराबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में क्या है सो शंखा रावा के नाम से तेलंगाना राष्ट्र समिति ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम को, पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था। काफी सक्सेसफुल रहा प्रोग्राम। और जो गलत अफवाहें जो फैलाई जा रही थी कि जेडपीटीसी सीट जीते, टीआरएस से तेलंगाना का जज्बा लोगों के अंदर, खास तौर से हैदराबाद और उसके सराउंडिंग के जो इलाके हैं उसके अंदर नहीं है, ऐसा जो उन्होंने बात कही थी। तो ये विकाराबाद रंगारेड्डी, उस वक्त विकाराबाद रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में आता था। खैर अब विकाराबाद तो खुद एक डिस्ट्रिक्ट हो गया। बहरहाल तो एक तरफ क्या है सो केसीआर साहब लोगों के अंदर जागृति पैदा कर रहे थे, जो तेलंगाना के लिए एहसास लोगों के लिए पैदा कर रहे थे मीटिंग्स को कनेक्ट करके। दूसरी तरफ असेंबली में जिस अंदाज बयान के लिए थे केसीआर साहब जाने जाते हैं, उन बयानों से क्या सो असेंबली में तेलंगाना को के लफ्ज को, तेलंगाना की मुहिम को क्या सो ये जिंदा कर रहे थे और मुहिम को चला रहे थे। तो जिस वक्त तेलंगाना के मसाइल पर असेंबली में केसीआर साहब गर्जा करते थे शेर की तरह, या मसाइल पर कैसे बात करते थे, तो पापा राव एक कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे वो, और रविंद्रनाथ ये भी एक एमएलए हुआ करते थे, ये केसीआर साहब का साथ दिया करते थे।
तो केसीआर साहब क्योंकि टीआरएस तेलंगाना राष्ट्र समिति के एमएलए के हैसियत से वहां पर थे, तो ज्यादातर जिन चीजों पे असेंबली में मसाइल उठाया करते थे वो था 610 जियो। 610 जियो आप जानते हैं, राइट। उसके बाद नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट, श्री राम सागर प्रोजेक्ट, राजौरी बंडा डाइवर्शन, और इन चीजों के ऊपर कैसों, खासतौर से इन मसाइल के ऊपर, तेलंगाना की इन मसाइल के ऊपर असेंबली में उस वक्त केसीआर साहब बात किया करते थे। तो जिस अंदाज में बात करते थे तो काफी आंध्रा की क्योंकि वो मुत्तहदा आंध्र प्रदेश की असेंबली थी उस वक्त, तो खैर नहीं, तो जिस अंदाज में बात करते थे लोगों के भी क्या सो कान खड़े हो जाते थे कि वाकई क्या ये हो रहा है, नहीं वगैरह। उसके बाद सरकार, क्योंकि केसीआर साहब जो भी मसाइल उठाएंगे सरकार उसका जवाब देगी, सरकार ने उसका जवाब दिया खासतौर से ये इरिगेशन प्रोजेक्ट को लेकर, क्योंकि तेलंगाना डेक्कन प्लेटू पे है और वो कुछ इस तरह ढलान है, तो वो जो भी पानी है वो जो कुछ ऐसे बहाने सरकार बनाना शुरू होगी कि हम इरिगेशन फैसिलिटीज, डेक्कन प्लेटू का बहाना लेकर सरकार के ऐसो बहाने बाजी करते हुए जवाब देना शुरू कर दी। तो उसका जवाब फिर से केसीआर साहब ने दिया कि एक मैप, मैप को लेकर, क्योंकि वो मैप क्या था एक्चुअली, जिस वक्त निजाम सरकार था उस वक्त कैसो ये प्रोजेक्ट्स की कैसो बुनियाद रखी गई थी, यानी ये प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा गया था, प्लान बनाया गया था। बुरगुला रामाकृष्ण राव यानी 1956 जब वो हैदराबाद स्टेट हुआ करता था, तब कैसो जिस अंदाज में जो मैप्स बनाए गए थे उस मैप्स को सामने रखकर केसीआर साहब ने सरकार को जवाब देना शुरू कर दिया कि अगर ये बात थी तो क्या निजाम की गवर्नमेंट को, क्योंकि उस वक्त निजाम की गवर्नमेंट थी 1948 से पहले, उसके बाद बुरगुला रामाकृष्ण राव की सरकार को क्या ये डेक्कन प्लेटू का मसला नहीं मालूम था क्या? ओरिजिनल मैप को लेकर उस वक्त जिस अंदाज में वो मैपिंग की गई थी प्रोजेक्ट्स को लेकर, वो मैप के साथ जब इन्होंने बात की तो सरकार कैसो जवाब नहीं दे सकी, सरकार को खामोश होना पड़ा, क्योंकि और कोई जवाब सरकार के पास था ही नहीं, चंद्रबाबू नायडू सरकार के पास। तो अब जाहिर बात है, तो सरकार अब उसका क्या बोलते उसका एक ही इलाज था सरकार के पास कि चंद्रबाबू नायडू की गवर्नमेंट अब कुछ फंड्स इरिगेशन के लिए तेलंगाना में कैसे इन्होंने देना शुरू कर दिया था, राइट। क्यों? क्योंकि जिस अंदाज में केसीआर साहब बात किया करते थे तो सरकार हल हल जाया करती थी उस वक्त, खासतौर से आबपाशी यानी इरिगेशन के मसाइल को लेकर। उसी वक्त ये होता था तेलंगाना में, खासतौर से कि तेलंगाना के जो नौजवान होते थे उनका खून बहाया जाता था। वो कैसे कि गलत एनकाउंटर्स यानी फॉल्स एनकाउंटर्स के नाम पर तेलंगाना के नौजवानों का खून बहाया जाता था, नक्सलेट्स के नाम पर कैसे इनको मार दिया जाता था। तब केसीआर साहब ने कहा कि ये जो नौजवानों का जो खून बह रहा है, अगर हम तेलंगाना अलहदा रियासत अगर पाने में कामयाब हो गए तो हमारे ये नौजवान बच्चों का खून ये फॉल्स एनकाउंटर्स के नाम पे नहीं बहेगा, ऐसा केसीआर साहब ने कहा था। अब देखते देखते एक साल मुकम्मिल हो गया। 27 अप्रैल आ गई 2002, क्योंकि 2001 में कैसे टीआरएस पार्टी बनेगी, तो इसकी फर्स्ट एनुअल मीटिंग, इसको आप प्लीनरी भी जैसा कहते हैं वो, तो नलगुंडा में मुनक्किद की गई थी 27 अप्रैल 2002, फर्स्ट प्लीनरी ऑफ दी टीआरएस पार्टी। तो उस मीटिंग में भी नलगुंडा में फर्स्ट तेलंगाना टीआरएस पार्टी की पहली सालगिरह या फर्स्ट एनुअल मीटिंग, 10 लाख लोग कैसे उसमें नलगुंडा की पब्लिक मीटिंग में एक साल टीआरएस को बनकर एक साल हो गया था उस मौके पर 10 लाख लोगों ने क्या ऐसा नलगोंडा की उस पब्लिक मीटिंग में शिरकत की। शिबू सोरेन, उसी तरीके से अजीत सिंह, भीम सिंह, प्रोफेसर जयशंकर, आर विद्यासागर, इन सब लोग क्या ऐसा उस नलगोंडा की पब्लिक मीटिंग में शामिल हुए, लोगों से मुखातिब किया, तेलंगाना के मसाइल पर इन्होंने बात की और अलहदा तेलंगाना रियासत की जरूरत को कैसा इन्होंने वहां पर नुमाया किया। अब ये हालात में कैसो बीजेपी के जो लीडर थे उनका नाम था आले नरेंद्रा, ये बीजेपी से नाराज होकर, क्योंकि बीजेपी ने 2000 में 3 छोटी रियासतें दी थी, मध्य प्रदेश से अलग किया, एक रियासत को अलग किया था, यूपी से और बिहार से अलग करके झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड इन्होंने बनाया था, लेकिन तेलंगाना रियासत वहां पे बीजेपी ने नहीं बनाया। तो बीजेपी के जो लीडर थे इन हालात में बीजेपी से नाराज होकर ये बीजेपी से बाहर आकर तेलंगाना से ताल्लुक रखते थे, उन्होंने तेलंगाना साधना समिति नाम की एक पार्टी बनाई थी। बाद में ये तेलंगाना साधना समिति टीआरएस में मर्ज हो गई थी। तो वो हालात क्या थे देख लेते हैं। एक्चुअली वो 11 अगस्त 2002 की बात है। 11 अगस्त 2002
कि ऑनरेबल केसीआर साहब ने आले नरेंद्र को जो तेलंगाना साधना समिति इन्होंने बनाई थी उनको खुश दिली से दावत दी थी कि आप तेलंगाना साधना समिति को टीआरएस पार्टी में मर्ज कर दें, मिलकर हम काम करेंगे, ऐसा इन्होंने दावत दी। और आले नरेंद्र जो तेलंगाना साधना समिति को चला रहे थे उनका भी मकसद तेलंगाना रियासत ही था। तो क्योंकि एक से दो अगर मिल गए तो मजबूती अंदाज में कैसे काम हो सकता। तो 11 अगस्त 2002 को फाइनली तेलंगाना साधना समिति टीआरएस में शामिल हो गई थी या मर्ज हो गई थी। उसके बाद केसीआर साहब और टीआरएस पार्टी के जो वर्कर्स थे इन्होंने फंड्स को जमा किया लोगों से भीख मांगकर। ये लफ्ज क्यों यहाँ पे लिखा गया भीख, बेग्ड, भीख मांग कर कैसे, क्योंकि सरकार तेलंगाना के मसाइल पर गरीब आवाम के लिए कैसे कुछ भी कैसे फंड्स को रिलीज नहीं कर रही है, किसी भी तरह से इनको कैसे माली कैसे सहूलतें नहीं दी जा रही है। तो अब ये पार्टी के वर्कर्स और खुद केसीआर साहब ने कैसे फंड्स को जमा किया लोगों से भीख मांगकर, बेग्ड। ओके, और जो बुनाई के जो काम करते थे क्योंकि काफी उनको नुकसानात हो रहे थे उस वक्त, तो उनको खास तौर से ये बुनाई का काम करने वाले दुब्बाका में, पोचमपल्ली और सिरसिला इन इलाकों में जो बुनाई का काम करते थे तेलंगाना के तो लोग हैं ये इलाके तेलंगाना में ही आते हैं। तो इनको फाइनेंशियल हेल्प, माली सहूलतें फराहम करने के लिए, माली इमदाद उनको फराहम करने के लिए इन्होंने फंड जमा किया। और वो फंड से क्या है सो इन लोगों की दुब्बा का, पोचमपल्ली, सिरसिला इन इलाकों में जो बुनाई बुनाई का काम करने वाले गरीब लोगों की इन्होंने मदद की थी। उसी तरफ सरकार, चंद्रबाबू नायडू की सरकार, क्योंकि सिंगरेनी का जो इलाका है खासतौर से ये मंचिरियाल, बेल्लमपल्ली, भोपालपल्ली, कोत्तागुडम, ये पूरे जो सिंगरेनी का जो बेल्ट है, खासतौर से भोपालपल्ली से जो कोल निकलता था या कोयला जमीन से निकलता था, सरकार क्या है सो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यानी बर्फी यानी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के नाम पर क्या है सो वो कोयले को आंध्रा आंध्रा के पावर प्लांट को ट्रांसपोर्ट कर दिया करती थी। कोयला निकल रहा है यहाँ से, लेके वहां पर जा रहे इलेक्ट्रिसिटी बनाना है बोले। तो केसीआर साहब ने कहा कि भाई यहाँ से कोयला लेके जाके आप इलेक्ट्रिसिटी आंध्रा में बना के आंध्रा के लोग करंट पे क्यों दे रहे भाई, कोयला यहाँ पे निकला, आप यहाँ पे प्लांट बनाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कीजिए, तेलंगाना के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के बर्फी के जराये कैसे फराहम कीजिए, ऐसा केसीआर साहब ने कहा। तो सरकार ने इनकी बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। तो इन्होंने 28 अक्टूबर 2002 को भोपालपल्ली में एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया था, क्योंकि काफी तादाद में लोग वहां पे शामिल हुए। भोपालपल्ली के लोगों को असलियत मालूम हुई, कोयला लेके जाके यहाँ से वहां आंध्रा में इलेक्ट्रिसिटी बना रहे। अब जरा जाहिर बात है, तो इलेक्ट्रिसिटी आंध्रा के लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की सहूलतें मिलेंगी। तो सरकार को झुकना पड़ा और मजबूर होकर सरकार ने 500 मेगावाट का एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग कैसो प्लांट वहां पर कायम किया था। इस 28 अक्टूबर 2002 की जो पब्लिक मीटिंग का सक्सेसफुल होने का वो नतीजा था। क्योंकि जब पूरी आवाम जब एक तरफ हो जाती तो सरकार को झुकना पड़ता। तो ऐसा ही हुआ, सरकार के कान पकड़ के इन्होंने सरकार को झुकाया था। और क्योंकि जाहिर बात है, अब तेलंगाना में भोपालपल्ली में अगर इलेक्ट्रिसिटी प्लांट अगर बन रहा है तो जाहिर बात है इलेक्ट्रिसिटी यानी बर्फी के जो सहूलत है वो किसको दी जाएंगी, तेलंगाना के लोगों को दी जाएंगी। तो मेरा 28 अक्टूबर 2002 को केसीआर साहब ने भोपालपल्ली में एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था, ये जो कोल आंध्रा को यानी कोयला जो आंध्रा को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था उन मसाइल को लेकर। उसके बाद गांव गांव में तेलंगाना की टीआरएस पार्टी का क्या सो लोगों के अंदर टीआरएस पार्टी की जो मुहिम थी उसको चलाने के लिए एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया था, क्योंकि वो तेलुगु में लफ्ज है पल्ले बाटा बस्ती बाटा। बाटा का मतलब, पल्ले बाटा का मतलब गांव का रास्ता पकड़ना, यानी गांव लोग गांव की तरफ जाके देहाती इलाकों में जाके कैंपेनिंग करना, ओके, वो मकसद था। तो ये प्रोग्राम को इन्होंने शुरू किया था, सितंबर में शुरू किया था। कब तक चला हुआ, 7 अक्टूबर, ओके, 7 अक्टूबर 2002 तक ये देहाती सतह पर क्या सो टीआरएस पार्टी ने अपनी मुहिम चलाई। तो इस इन सब प्रोग्रामों के अंदर टीआरएस के पार्टी के जो लीडर्स थे वो लोग पार्टिसिपेट किया करते थे और अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम को ये क्या बोलते हैं आगे लेकर जा रहे थे, उसमें तेजी क्या है सब वो पैदा कर रहे थे। तो उसी वक्त की बात ही टीआरएस पार्टी ने, तेलंगाना राष्ट्र समिति की पार्टी ने, क्योंकि ज्यादातर पानी के मसाइल को लेकर, यहाँ से पानी लेके जैसा यहाँ से कोयला लेके वहां पे जा रहे हैं, आंध्रा में लेके जा रहे हैं,
यहाँ से पानी लेके क्या सो आंध्रा में तेलुगु गंगा प्रोजेक्ट वही है, श्रीशैलम से बैक वाटर लेके जाके पूरा तमिलनाडु तक क्या सो वो लेके जाते हैं तो केनाल के जरिए। तो जला साधना प्रोग्राम को क्या सो ये जला साधना, जला मतलब वाटर, जैसा हम आप का मतलब पानी जो होता है उर्दू में, उस तरीके से। तो जला साधना प्रोग्राम को टीआरएस साहब ने लॉन्च किया। वो जला साधना प्रोग्राम क्या था एक्चुअली, नवंबर 25 2003, यहाँ पे रॉन्ग लिखा गया एक्चुअली, ये नवंबर 25 नहीं है, दिसंबर 25 है। ओके दिसंबर 25 2003 से लेकर 2003 दिया गया, तीन भी नहीं है वो, 2002 है। ओके मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, 25 दिसंबर 2002 से लेकर, राइट ये करेक्ट है, 5 जनवरी 2003, 5 जनवरी 2003 जल साधना नाम का एक प्रोग्राम क्या केसीआर साहब ने, ऑनरेबल केसीआर साहब ने लॉन्च किया था। तो ये क्या था बोले तो, जो भी पानी जो डाइवर्ट करके आंध्रा में कैनाल्स के थ्रू लेके जाया जाता था उसके खिलाफ इन्होंने ये प्रोग्राम कैसे, ये मुहिम कैसे चलाई थी। तो 5 जनवरी 2003 को कैसे प्रोग्राम खत्म हुआ, तो 6 जनवरी का दिन आया। तो 6 जनवरी के दिन को कैसे इन्होंने काफी क्या बोलते हैं, इख्तितामी जो प्रोग्राम होता है, इख्तितामी जो जलसा होता है, वो कहाँ पर इन्होंने मुनक्किद किया था, आगे हम उसके बारे में देखेंगे। तो इस प्रोग्राम के तहत क्या है सो टीआरएस पार्टी ने जल साधना के तहत, ओके, तो मास हंगर स्ट्राइक करते थे वहां पे बैठ के, भूख हड़ताल करना, लोगों के अंदर क्या बोलते हैं अवेकनिंग, यानी लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना। तो ये जल साधना प्रोग्राम में खास तौर से जो इंजीनियर थे, जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के, जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते थे, आर विद्यासागर, उसी तरीके से और एक इंजीनियर थे, उनका नाम था जावा रूपाला प्रभाकर, श्याम प्रसाद रेड्डी। इन सब लोगों ने क्या है सो काफी एक्टिव तरीके से क्या है सो पार्टिसिपेट किया, अपना हिस्सा लिया था इसके अंदर। और आबपाशी के मसले में जो भी आबपाशी के ताल्लुक से या शोबे में जो भी तेलंगाना के साथ नाइंसाफियां होती थी, उन पब्लिक मीटिंग में, उन हंगर स्ट्राइक में लोगों से मुखातिब करके उनको लोगों तक बात पहुंचाया करते थे। उसके बाद क्योंकि 6 जनवरी को इख्तितामी जलसा इन्होंने रखा था, कहाँ पे रखा था, तेलंगाना गर्जना के नाम से रखा था। जल साधना का जो प्रोग्राम था उसका इख्तितामी जलसा इन्होंने जिम खाना ग्राउंड्स हैदराबाद में रखा था। कब रखा था ये, 6 जनवरी 2003, 6 जनवरी 2003 को ये प्रोग्राम इन्होंने इख्तितामी जलसा, जल साधना प्रोग्राम का इख्तितामी जलसा मुनक्किद किया था हैदराबाद में। जिम खाना ग्राउंड काफी बड़ा ग्राउंड है, आपको आपको मालूम है। तो ये मीटिंग भी काफी सक्सेसफुल रही। तो अब ये क्योंकि अब वाटर के ऊपर यानी पानी के ऊपर, आबपाशी के जराये के ऊपर ये मीटिंग की काफी सक्सेसफुल रही। अब आंध्रा के रूलर्स, क्योंकि पूरे रूलर्स यानी हुक्मरान जो थे आंध्रा के थे, अब ये क्या बोलते हैं, ये मीटिंग का जो नतीजा निकला कि इनके अंदर एक क्या बोलते हैं, एक तजवीज पैदा होगी, एक सोच पैदा होगी। अब ये फंड्स अलॉट करना शुरू कर दिए तेलंगाना प्रोजेक्ट्स को। हालांकि वो थोड़ी मकदार में थे, पहले तो बिल्कुल ही नहीं दिया करते, अब थोड़ा क्या बोलते हैं प्रोजेक्ट्स को बनाने की कैसों के लिए इन्होंने फंड्स अलॉट करना शुरू कर दिया। और उसी वक्त सरकार के ऐसो मुशीराबाद का जो गांधी हॉस्पिटल है उसको शिफ्ट करने के चक्कर में थी, कहीं और कुछ और बहाना बनाकर। तो टीआरएस पार्टी ने उसके खिलाफ भी काम किया और इस मुशीराबाद के गांधी हॉस्पिटल को शिफ्ट करने से सरकार के ऊपर दबाव डाला, और होगा, क्योंकि वो तेलंगाना के हक में नहीं था। उसी तरीके से आगे अगर हम देखें तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टीआरएस पार्टी जिस अंदाज में अलहदा तेलंगाना रियासत के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को मुनक्किद कर रही थी, उन सब चीज़ों को हम देख रहे थे। तो उसी की एक कड़ी थी हम 6 जनवरी जला साधना का जो जिम खाना ग्राउंड्स में जो मीटिंग हुई थी, उन सब चीज़ों की तफसीलात देखी। आगे हम देखते हैं आगे क्या हुआ। तो उसी वक्त क्योंकि वो 6 जनवरी 2003 का जो जिम खाना ग्राउंड में खास तौर से आबपाशी के मसाइल को लेकर जो बड़ी पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, काफ़ी सक्सेसफुल रही। तो आंध्रा के जो हुक्मरान थे, अब ये थोड़ी मकदार में ही सही लेकिन आबपाशी के जराये को लेकर कुछ फंड्स तेलंगाना में क्या है सो वो देना शुरू कर दिए। उसी वक्त मुशीराबाद गांधी हॉस्पिटल, इसको क्या है सो मुंतकिल करने की, शिफ्ट करने की सरकार कोशिश कर रही थी, वो तेलंगाना के लोगों के हक में नहीं था।
तो टीआरएस पार्टी ने रोका अपने अंदाज में, जो भी धरना और पब्लिक आवाम को लेकर वहां पे जो भी प्रोटेस्ट किया, तो सरकार को झुकना पड़ा। और मुशीराबाद गांधी हॉस्पिटल को जो मुंतकिल करने का सरकार का जो इरादा था, वो सरकार ने वापस ले लिया। उसी के बाद अब केसीआर साहब की एक सोच या टीआरएस पार्टी की एक सोच वो ये थी कि हिंदुस्तानी सतह पर, पूरे मुल्क की सतह पर तेलंगाना के मसाइल को लेकर, अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर मुहिम चलाई जानी चाहिए। तो इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को रामलीला मैदान, यानी दिल्ली में, ये कैपिटल में दिल्ली में, तो रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया था। वो कब मुनक्किद हुआ था, उसकी सिलसिला एक्चुअली ये था कि दिल्ली को ये रैली लेकर गए थे, क्योंकि हिंदुस्तानी सतह पर तेलंगाना के मसाइल कैसे लोगों तक और खास तौर से मरकजी हुकूमत तक, ओके, पहुंचाने के लिए। तो उसी की कड़ी जो थी कि 1000 यानी 1000 कार को लेकर, कारों में पूरे टीआरएस पार्टी के तेलंगाना के लोगों को लेकर फलकनुमा पैलेस से केसीआर साहब निकले थे एक रैली की शक्ल में। वो 27 मार्च 2003 की बात थी, क्योंकि ये इन सब चीजों का इंतजाम दिल्ली में जो देख रहे थे इनके जो दोस्त जो मिनिस्टर थे, रामविलास पासवान, इन्होंने रामलीला मैदान मैदान में केसीआर साहब का खैर मकदम किया, वहां पे वेलकम किया। तो काफी सक्सेसफुल ये प्रोग्राम रहा। तो रामलीला मैदान यानी दिल्ली को रैली 1000 कार को लेकर जाना, बाई रोड कैसे 1000 कारें एक साथ चल रही हैं, तो जाहिर बात है लोगों की नजर जाएंगी, कौन है ये लोग, कहाँ के हैं, क्या चाह रहे हैं। तेलंगाना के मसाइल इस अंदाज में मीडिया आ जाएंगी, तो पूरे हिंदुस्तानी सतह पर ये मसाइल क्या है, सो तेलंगाना के मसाइल, अलग तेलंगाना रियासत की जो मुहिम है वो हिंदुस्तानी सतह पर क्या है सो पहुंचाने में केसीआर साहब या टीआरएस पार्टी कामयाब हुई। तो 27 मार्च 2003 1000 कारों को लेकर जो रैली लेकर निकले थे, और जो पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया था, वो कहाँ पर, रामलीला मैदान में। ओके, तो इन सब चीजों को थोड़ा सा अच्छा याद रख लें, क्योंकि एग्जाम में वो पूछे जाने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। तो उसके बाद अगर हम देखें तो काफी इंटरेस्टिंग था ये चीजें। 1000 कार को लेकर 27 मार्च 2003 को फलकनुमा पैलेस से ये रैली लेकर निकले थे। तो बाई रोड अगर गए तो जाहिर बात है काफी लोगों की नजरें पड़ी, मीडिया ने देखा, और क्या बात है इतनी कारें एक साथ चल रही है, तो तेलंगाना के लोग हैं और अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर जो भी रामलीला मैदान में एक मीटिंग हो रही है, पब्लिक मीटिंग, ये सब चीजें काफी मतलब हिंदुस्तानी या मुल्क, पूरे मुल्क भर में कैसो हिंदुस्तानी सतह पर तेलंगाना, अलहदा तेलंगाना की रियासत की मुहिम को और मसाइल को हिंदुस्तानी सतह पर पहुंचाने में केसीआर साहब वहां पर कामयाब। अब मार्च 27 बोलते अप्रैल 27 2003, यानी फिर दूसरी सालगिरह, टीआरएस पार्टी कायम होकर 2 साल हो चुके थे। तो सेकंड एनुअल डे मीटिंग ये वारंगल में रखी गई, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता। ओके, इसको जैत्रा यात्रा के नाम से कैसे उन्होंने मनाया था, ये भी पब्लिक मीटिंग वहां पर मुनक्किद की गई थी। जैत्रा यात्रा का मतलब होता है, तेलुगु लफ्ज है, जैत्रा यात्रा का मतलब जीत जीत जाने वाली, क्या बोलते हैं, मुहिम, या जीत जाने वाला, जीतना, ऐसा कुछ मीनिंग आते हैं। ठीक है, क्योंकि तेलुगु अल्फाज है। तो 27 अप्रैल 2003 वरंगल सेकंड एनुअल मीटिंग टीआरएस पार्टी की, ये 2 साल हो चुके थे टीआरएस पार्टी कायम होकर। तो पब्लिक मीटिंग मुनक्किद की गई थी, तकरीबन 10 लाख लोगों ने वहां पर हिस्सा लिया, और मीटिंग काफी सक्सेस रही। इस मीटिंग की खासियत ये थी, क्योंकि सिद्दीपेट के एमएलए थे केसीआर साहब, तो सिद्दीपेट से साइकिल से ये निकले थे, सिद्दीपेट से वरंगल तक ये साइकिल पे आए थे, वो खासियत थी ये मीटिंग की। ओके, सिद्दीपेट से 80-90 किलोमीटर साइकिल पे आना है। साइकिल पे आने का फायदा क्या होगा कि लोगों से मुलाकात ज्यादा कर सकते हैं, रास्ते में लोगों से बातचीत कर सकते हैं, वो मकसद था। तो ये मीटिंग की खासियत ये थी कि जो देवी गौड़ा, जो साबिक प्रधानमंत्री थे या वजीर आजम थे, वो इस मीटिंग में आए थे। उसी तरीके से विदर्भा के लीडर्स, प्रोफेसर बनवारीलाल, और बुंदेलखंड के लीडर, और ये लोग भी शामिल हुए थे, प्रोफेसर बाबूलाल तिवारी, अजीत सिंह, इन सब लोगों ने कैसो इस वरंगल की टीआरएस की जो दूसरी एनुअल मीटिंग थी, या 2 साल मुकम्मिल होने पर जो टीआरएस पार्टी की जो
सेकंड एनुअल मीटिंग जो मनाई जा रही थी उसमें इन सब लोगों ने लोगों से मुखातिब किया और अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम को, अलहदा तेलंगाना रियासत को इन्होंने वहां पर सपोर्ट किया था। उसके बाद केसीआर साहब ने ये सोचा कि पादा यात्रा करना चाहिए, पैदल चल के कैसे हो पादा यात्रा करना चाहिए ताकि लोगों से ज्यादा मुलाकात कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कैसे मेल जोल बढ़ा सके और अलहदा तेलंगाना रियासत के मसाइल को लेकर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कैसे इन बातों को पहुंचा सके। तो इन्होंने अपनी पहली पादा यात्रा की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ये राजौली बंडा। राजौली बंडा एक मंडल है महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में। उस वक्त महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में राजौली बंडा एक मंडल हुआ करता था, वहां से इन्होंने शुरू की थी। 20 मई 2003 से लेकर 25 मई 2003 तक इन्होंने पादा यात्रा वहां पे की। क्योंकि सिंगल हैंडेडली, सिंगल यानी एक अकेले केसीआर कुछ पार्टी वर्कर्स को लेकर ये मुहिम को चला रहे थे, तो काफी अच्छा पब्लिक सपोर्ट मिला। और जो अलहदा तेलंगाना रियासत या टीआरएस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो मकसद है, ओके, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म केसीआर साहब को उस वक्त मिला था। तो इन हालात में केसीआर साहब ने सोचा, पादा यात्रा तो खैर हो चुकी थी, मई 20 से लेकर मई 25 तक पादा यात्रा हो चुकी 2003 में। तो इसके बाद केसीआर साहब को ये ख्याल आया कि बाकी जो तेलंगाना के जो दिगर जो पार्टी के जो लीडर्स है, जो तेलंगाना से ताल्लुक रखते, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, इन सबको लेकर तेलंगाना मसाइल के ऊपर एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनानी चाहिए, डिस्कशन किया जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने सोचा। और इन्होंने दावत दी थी किसको, उस वक्त जो पीसीसी, जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के जो कांग्रेस के सदर थे, एम सत्यनारायण राव, सीपीआई के जो लीडर थे सुब्रवरम सुधाकर रेड्डी, उसी तरीके से एमआईएम के लीडर असदुद्दीन अवैसी, ओके, टीआरएस के कांग्रेस के सीनियर लीडर केशव राव, इन सब लोगों से कैसे उन्होंने बातचीत की, एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई और तेलंगाना के मसाइल पर और अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम पर इन्होंने उनसे बातचीत की, तबादले ख्याल किया था। कौन से दिन वो, 25 जून 2003, ओके। तो 27 अप्रैल 2001 से कैसे ये मुहिम शुरू हुई, ये सफर शुरू हुआ था, 25 जून 2003 तक हम पहुंच चुके। उसके बाद केसीआर साहब ने फिर दूसरी पादा यात्रा शुरू की, वो भी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में ही थी। आलमपुर से लेकर गदवाल तक 180 किलोमीटर की पादा यात्रा की इन्होंने। उसके बाद जुलाई 30, क्योंकि इख्तिताम पादा यात्रा जब उनका 180 किलोमीटर का पादा यात्रा खत्म हुआ, तो जुलाई 30 2003 को गदवाल में ही इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को मुनाकिद किया था। उसके बाद फिर से एक पादा यात्रा की, कहाँ से, नागार्जुना सागर लेफ्ट कैनाल को लेकर अपना जो पादा यात्रा इन्होंने शुरू की थी, कोदार से शुरू की थी। कौन से दिन, 25 अगस्त 2003 को इन्होंने पादा यात्रा शुरू की, ओके। और हालिया पहुंचे 30 अगस्त 2003 को, ये हालिया पहुंचे। और 30 अगस्त 2000 वहीं पर उसी दिन, यानी 30 अगस्त 2003 को उसी दिन वहीं पे हालिया में इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को कैसा मुनाकिद किया था और काफी तादाद में लोग वहां पर शामिल हुए। और इन्होंने कहा कि इन तेलंगाना के जो भी मसाइल है, आबपाशी के, पानी के या मुलाजिमत के, सरकारी मुलाजिमत के या दीगर जो भी मसाइल है, उसका एक ही वाहिद वाहिद हल है, वो है, एक ही सोल्यूशन है, वो क्या है, अलहदा तेलंगाना रियासत को बनाने के लिए हम जद्दोजहद करना चाहिए। अलहदा तेलंगाना रियासत को ही हम लेकर रहेंगे, ऐसा केसीआर साहब ने उस वक्त कहा था। उसके बाद यहाँ पे डेट नहीं दी गई, कोलाहलम नाम का एक प्रोग्राम को मुनक्किद किया था महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, कोल्हापुर में एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी वहां पर भी। सिर्फ अगस्त लिखा गया, लेकिन वो 24 अगस्त 2003 की वो बात थी। कोलाहलम पूछा जा सकता, कोलाहलम कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कुछ ऐसे सवाल आपको पूछे जा सकते, तो आपका जवाब क्या होगा, 24 अगस्त 2003 महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट, ओके। उसी तरीके से 15 सितंबर 2003 नागरा नाम का एक प्रोग्राम नागर कर्नूल महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में मुनक्किद किया था। तो टीआरएस पार्टी की जड़ें महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में काफी मजबूत हो चुकी थी, इन सब प्रोग्राम, ये राजौरी बंडा पादा यात्रा, फिर उसके बाद जो भी प्रोग्राम्स 24 अगस्त 2003, उसके बाद 15 सितंबर 2003 नागरा प्रोग्राम नागर कर्नूल में,
कोल्हापुर में 24 अगस्त 2003 का जो कोल्लाहलम के नाम से जो प्रोग्राम मुनाकिद किया था वो सब। तो टीआरएस पार्टी की जो जड़ें थी वो महबूब नगर में काफी मजबूत हो चुकी थी, यानी अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम महबूब नगर में काफी मजबूत हो चुकी थी। उसके बाद हिंदुस्तानी सतह पर एक मूवमेंट चलाना चाह रहे थे केसीआर साहब। वो कई के लिए जितने भी बड़ी बड़ी रियासतें, अगर जो लोग वहाँ के अगर चाह रहे हैं छोटी छोटी रियासत, क्योंकि आंध्र प्रदेश, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश उस वक्त के ऐसो बहुत बड़ी रियासत हुआ करती थी, 294 एमएलए थे। तो छोटी छोटी नए रियासतों को लेकर हिंदुस्तानी सतह पर एक मीटिंग को मुनक्किद करने का इन्होंने सोचा था, और उसी का नतीजा था कि 9 सितंबर 2003 मौलांकर होटल न्यू दिल्ली, वहां पर कैसे एक बहुत बड़ी मीटिंग को कैसे इन्होंने मुनक्किद किया था, इसी नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्मॉल स्टेट्स, ओके, इस उन्वान को लेकर। इसमें भी अजीत सिंह, शिबू सोरेन, बनवर लाल, इन सब लोगों ने इस मौलांकर होटल की मीटिंग में कैसे अपना हिस्सा लिया था। और वहीं पर नेशनल फ्रंट ऑन स्मॉल स्टेट्स नाम की एक छोटी सी एक तंजीम बनाएंगे, और उसी का कैसे नेशनल लेवल पर हिंदुस्तानी कन्वीनर केसीआर साहब को ही कैसे बनाया गया। उसके बाद कई मीटिंग्स को, कई सेमिनार्स को, कई पादा यात्रा केसीआर साहब ने जो 27 अप्रैल 2001 के बाद से, टीआरएस पार्टी बनने के बाद से, ओके, कई सेमिनार्स, कई मीटिंग, कई पादा यात्रा को ऑनरेबल केसीआर साहब ने मुनाकिद किया। कई सियासतदानों से इन्होंने मुलाकात की, कई दानिश्वरों से इन्होंने मुलाकात की, मासेस पब्लिक से इन्होंने मुलाकात की, वकील हजरात यानी एडवोकेट से इन्होंने मुलाकात की और बातचीत, तबादले ख्याल किया। और अलहदा तेलंगाना रियासत को बना दिया जाना चाहिए, और इस जरूरत पे क्या है उन्होंने अपनी मुहिम को चलाया और लोगों से बातचीत की, और काफी सक्सेसफुल अंदाज, कामयाब अंदाज में क्या है अपनी मुहिम को ये चला रहे हैं। अब उसके बाद केसीआर साहब ने सोचा कि स्टूडेंट्स के अंदर भी कैसे अलहदा तेलंगाना रियासत को लेकर कैसे स्टूडेंट के अंदर भी कैसे काम करना चाहिए। तो उसी के ताल्लुक से इन्होंने एक पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद करने का सोचा, और उसी के जिम्मन में 17 सितंबर 2003 को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सामने जो आर्ट्स कॉलेज है वहां पर एक बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया था। 27 सितंबर 2003 उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज, और वो पब्लिक मीटिंग भी काफी सक्सेसफुल रही, काफी स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, और स्टूडेंट्स को इन्होंने दावत दी। स्टूडेंट्स को इन्होंने दावत दी, कह रहा था तेलंगाना रियासत की मुहिम में जद्दोजहद में कैसा आप भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, हम भी आपके साथ हैं, ऐसा इन्होंने वहां पर कहा था। काफी लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, काफी अजलाओं से, उस्मान यूनिवर्सिटी की जो मीटिंग थी 17 सितंबर 2003, काफी डिस्ट्रिक्ट से भी लोग वहां पर, मुख्तलिफ अजलाओं से भी कैसे लोग वहां पर पहुंचे। काफी सक्सेसफुल रही मीटिंग। उसके बाद 19 नवंबर 2003 ये सिंगूर सिंगूर यानी ये कहाँ पर एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को इन्होंने मुनक्किद किया था, सिम्हा गर्जना के नाम से संगारेड्डी में। पब्लिक मीटिंग का नाम क्या था? सिंगूर सिम्हा गर्जना। 19 नवंबर 2003, यहाँ पे नहीं दिया गया लेकिन मैं वो लिख दिया क्योंकि आगे जो टॉपिक शुरू हो रही तो 2004 की शुरू होती, तो 2003 के कुछ प्रोग्राम्स यहाँ पे मिस हो गए थे तो मैं उसको लिख दिया। 19 नवंबर 2003 सिंगूर में सिम्हा गर्जना के नाम से यानी संगारेड्डी में बहुत बड़ा पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया था। काफी सक्सेसफुल रही। अलहदा तेलंगाना की रियासत, अलहदा तेलंगाना रियासत की जो मुहिम थी वो भी काफी कैसो जड़ें कैसो मजबूत हुई संगारेड्डी में भी। उसके बाद पालामूर सिम्हा गर्जना के नाम से एक महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में 21 नवंबर 2003 को एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया था केसीआर साहब ने। हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और ये मीटिंग भी काफी सक्सेसफुल रही। उसके बाद 21 नवंबर के बाद 3 दिसंबर निजामाबाद में इंदूर सिम्हा गर्जना के नाम से एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को निजामाबाद में मुनक्किद किया गया था, और ये भी काफी सक्सेसफुल रही। काफी जड़ें मजबूत हुई अलहदा तेलंगाना रियासत की मुहिम को लेकर जो जद्दोजहद थी लोगों में खासतौर से। उसके बाद 5 दिसंबर 2003 जनगांव में ओरुगल्लू वीर गर्जना के नाम से एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया था।
उसके बाद 16 दिसंबर 2003 सिरसिल्ला में कादना बेरी, ये तेलुगु अल्फाज है, बेरी का मतलब जंगे मैदान, मैदान जंग जिसको कहते हैं आप। तो कादना बेरी के नाम से एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को सिरसिला, उस वक्त करीमनगर में था, खैर अब तो एक खुद एक डिस्ट्रिक्ट है, तो वहां पर भी एक बहुत बड़ी पब्लिक मीटिंग को मुनक्किद किया गया। तो काफी सक्सेसफुल रहा, और लोगों के अंदर काफी जोश देखा गया, काफी तेलंगाना अलहदा रियासत को लेकर जिस अंदाज में केसीआर साहब ने अपना सफर तय किया। और अक्सर मैं खुद भी कई जो पब्लिक मीटिंग्स हुआ करती थी, और कई बार उस मीटिंग्स में, और खास तौर से कई बार केसीआर साहब से मुलाकात भी हुई। तो एक शेर कहा करते थे जो मुझे अच्छी तरह से याद है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। काफी मशहूर शेर है वैसे भी वगैरह। आगे अब हम जो देखेंगे वो 2004 का जो इलेक्शन है, उन चीजों को अब हम देखेंगे। ठीक है, ओके। तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।